नमस्कार, जय श्री राम। आज नेशनलिज्म के इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ सवालों को, जैसे कि डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू अ नेशनल आइडेंटिटी। यानी राष्ट्रीय पहचान को जन्म देने के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, वो जो फैक्टर्स हैं, हमें उसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है। तो हम इसी प्रश्न को समझते हुए अपनी शुरुआत करते हैं। जैसे द इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल आइडेंटिटी की बात है तो जो नेशनल आइडेंटिटी है, इसका जो उद्भव होता है, ये जो इन्फ्लुएंस्ड है, ये वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे इसमें आते हैं। और जो की फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसके नेशनल आइडेंटिटी के निर्माण में, इसको हम समझते हैं एक एक करके। जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, शेयर्ड हिस्ट्री यानी साझा इतिहास, अ कॉमन हिस्टोरिकल नैरेटिव, नैरेटिव कहते हैं जो एक कथा गढ़ी जाती है, जो ऐतिहासिक संदर्भ में एक कथ्य जिसको प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ बतलाया जा रहा है कि जो एक सामान्य ऐतिहासिक जो व्याख्यान होता है, नैरेटिव होता है, वो किसी राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही है प्ले अ क्रूशियल रोल। अब युद्ध हो, क्रांति हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, ये सब जो होते हैं किसी भी देश में, जो इस तरह की बातें होती हैं, वॉर, रिवॉल्यूशन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड कल्चरल माइलस्टोन, ये सब जो है ऑफन सर्व एज टच स्टोन दैट यूनाइट पीपल। टच स्टोन का मतलब लोगों को जो है एक सांस्कृतिक मील के पत्थर जैसी होती है, मतलब एक अचीवमेंट होता है। और ये अक्सर कसौटी के रूप में काम करती है। कसौटी का मतलब होता है जिससे किसी चीज को परखा जा सकता है, जिससे उस देश की पहचान को परखा जा सकता है, क्योंकि ये घटनाएं क्या है, लोगों को एकजुट करती हैं। और साझा समुदाय से जो संबंधित होने की उनकी भावना है कि हम एक हैं, उनकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है एक शेयर्ड कम्युनिटी को, उसको मजबूती प्रदान करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है कल्चरल हेरिटेज। अब कल्चरल हेरिटेज जो है, जिसको हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं, हेरिटेज, तो ये कहता है कि भाषा हो, धर्म हो, परंपराएं हो, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी भाषा या धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, लोकगीत आदि कलात्मक अभिव्यक्तियां जो होंगी, जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होंगे, कस्टम, फोकलोर, इसी को यहाँ पर कहा गया, ये सभी जो होती हैं, ये सारी जो होती हैं, वो राष्ट्रीय पहचान के विकास में योगदान करती हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। सांस्कृतिक प्रतीक और प्रथाएं, इस तरह की जो सांस्कृतिक प्रतीक होती हैं, जो कल्चरल सिंबल होता है, जो प्रथाएं होती हैं, ये एक मार्कर के रूप में काम करती हैं। किस चीज की मार्कर? मार्कर ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड बिलोंगिंग अमोंग द मेंबर्स ऑफ द नेशन। मतलब उस राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं उनको आपस में एक अपनेपन की भावना। कैसे अपनापन होगा? कस्टम जोड़ता है, ट्रेडिशन जोड़ता है, फोकलोर जोड़ता है, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, ये सब जोड़ते हैं। तो जो कल्चरल हेरिटेज है ना, ये अपनेपन की भावना जो जोड़ता है, तो ये एक आइडेंटिटी प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है जियोग्राफी एंड टेरिटरी, भूगोल और क्षेत्र। तो कोई भी राष्ट्र हो उसका एक क्षेत्र होगा, कोई क्षेत्र हो उसका एक भौतिक भूगोल होगा, उसी को कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी होगी। टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ रीजन कैन इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, क्योंकि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण को ये प्रभावित करता है। कोई जो भूमि है, उस भूमि के साथ लोगों का जो जुड़ाव है, उसको वो मातृभूमि समझते हैं। उसके प्रति जो जुड़ाव होता है, वो सब आपस में एक शेयर्ड अटैचमेंट। मतलब अगर हमारा भारत माता के प्रति जुड़ाव है, तो जो बंगाल में है उसका भी जुड़ाव है, इस जिसको हम भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कच्छ तक, जो तमिलनाडु में है उसका भी जुड़ाव है, जो आसाम में है उसका भी जुड़ाव है। तो एक शेयर्ड अटैचमेंट है, स्पेसिफिक लैंड, होमलैंड जिसको हम मानते हैं। ये जो लगाव है, ये जो क्षेत्रीय संप्रभुता का मतलब होता है सेंस ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। जो हमारी जो टेरिटरी है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा भारत जो है, जिसकी टेरिटरी, जिसको हम भारत मानते हैं, वो सॉवरीन है, संप्रभु है।
किसी के अंडर में नहीं है किसी भी मामले में। तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो लोगों के बीच में पैदा होता है, इससे एक सामूहिक पहचान की भावना जो बढ़ती है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर्स बन के सामने आता है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो लैंग्वेज सर्व एज ए प्राइमरी व्हीकल। प्राइमरी व्हीकल का मतलब वो एक माध्यम है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जो राष्ट्र के भीतर आपस में जो लोग, राष्ट्र लोगों से बना होगा और लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने कल्चर की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, क्या प्राथमिक माध्यम है। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन या अभिव्यक्ति के लिए कार्य करता है। तो एक जो भाषा होती है, जो सामान्य भाषा मानी जाती है, या एक जो वहाँ की कल्चरल एक्सप्रेशन के साथ जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज होता है, वो एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है उस नेशन को आइडेंटिटी या वहाँ की उस राष्ट्र को पहचान या आकार देने में। क्योंकि इससे क्या है कि जो लोगों के बीच कम्युनिकेशन है वो सरल बनता है, वो एक सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करता है। उससे अपने सांस्कृतिक पहचानों को, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है ये। उसके बाद है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, शासन है, अब जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है और लीगल सिस्टम है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अगर हम भारत को देखें तो हमारा जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं कि लोकसभा का हम जो चुनाव होता है और उस लोकसभा से जो प्रधानमंत्री आते हैं, और जिस तरह से संघीय एक जो व्यवस्था है जहां पर सेंटर जो पावरफुल है, राज्यों को अपने अलग अधिकार हैं, उनके लिए सूचियां बटी हुई हैं, जो हमारा लीगल सिस्टम है, राज्यों में हाई कोर्ट है, और देश की केंद्रीय भूमिका में सुप्रीम कोर्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जहां हम देखते हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, चाहे वो पुलिस सर्विस के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हों, रेवेन्यू सर्विस के हों, ये सब संस्थाएं मिलके इस राष्ट्र का जो एक अस्तित्व है इसको बचाती हैं, और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में ये योगदान करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं, ये पॉलिटिकल जो यूनिटी है, पॉलिटिकल यूनिटी, सॉवरिटी, इसको स्थापित करती हैं। ये भावना ऐसी पैदा करती हैं जिससे ये सुरक्षित रहता है, और सामूहिक निर्णय जो है, फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेने में, या जो प्रतिनिधित्व है उसको सामूहिक रूप से प्रेजेंट करने में एक गाइडलाइंस, जो एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ से हमको मिलता है। इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो देश को जोड़े रखती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है, वो जो एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, जो सभी एक जो यूनियन कैडर के लोग होते हैं, और जिस तरह से संघीय सरकारें हैं, जिस तरह से लीगल सिस्टम है, पूरे देश को जोड़े और बांधे रखता है। तो नेशनल आइडेंटिटी में इसका योगदान सुनिश्चित होता है। उसके बाद एजुकेशन है, मीडिया है, शैक्षिक प्रणालियां हैं। मीडिया जो है वो सांस्कृतिक मूल्य हो, ऐतिहासिक जो कल्चरल वैल्यू हो, हिस्टोरिकल नैरेटिव हो, सिविक वर्च्यू हो, यानी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो नागरिक गुण हैं, वो जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे आने वाले पीढ़ियों तक इसको कायम रखती है, पहुंचाती है, और आने वाली पीढ़ी भी इस राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ती है। इससे हमारे राष्ट्रीय पहचान को एक आकार मिलता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई जाती है इनके द्वारा, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, म्यूजियम हो, लाइब्रेरी हो, जनसंचार के माध्यम हो, हमारे मास मीडिया हो। तो ये सारे जो है मिलके जो विचार धारा जो है, जिसको भारत या कोई भी राष्ट्र जिन विचारधाराओं से जुड़ता है, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए एक स्थल के रूप में काम करते हैं। सर्व एज अ साइट फॉर, एक साइट, एक स्थल, मतलब एक साइट हो जाता है जो जुड़ता है। तो जब जुड़ता है
तो हमें पता है कि क्यों जुड़ा है, तो जो जोड़ने की जो व्यवस्था है वो आइडेंटिटी के फैक्टर्स हो जाते हैं। उसी तरह से शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड सिंबल्स, तो सिंबल्स का बड़ा योगदान होता है। जो रिचुअल्स, हर नेशन अपने रिचुअल्स के साथ चलता है। हमारे भी नेशन के अपने रिचुअल्स हैं। राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान में हम कैसे खड़े होंगे, झंडे के प्रति हमारा क्या सम्मान होगा, झंडा हमारा सिंबल है। इस तरह से कई प्रतीक हैं जो हमारे अंदर एकता की भावना जगाते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते हैं, हमें एक सूत्र में जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो साझा अनुभव है, ये जो प्रतीक है, ये राष्ट्र के पहचान के निर्माण में योगदान करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी के निर्माण में। अब जो सांस्कृतिक उत्सव हों या अलग तरह तरह के कार्यक्रम हों, इसमें लोग अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं, अपनी विरासत का जश्न मनाते हैं। तो इससे क्या है कि हम एकजुटता में जुट सकते हैं। कल सेलिब्रेट देयर हेरिटेज एंड फोर्ज बॉन्ड्स ऑफ सॉलिडरिटी। जैसे हम 26 जनवरी को देखें तो सभी अपने अपने राज्य कल्चर के हिसाब से अपने जो मूल्य हैं सांस्कृतिक, उनको वहाँ प्रदर्शित करते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज से जोड़ते हैं और सभी आपस में एक सॉलिडिटी के बॉन्ड से जुड़ते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट एंड चैलेंजेस, तो जो बाहरी खतरे होते हैं, विदेशी आक्रमण हो और पहले की कॉलोनलिज्म, इंपीरियलिज्म, इस तरह जो खतरे थे साम्राज्यवाद की हों, अभी मुख्य खतरा ग्लोबलाइजेशन के जो निगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, अब ग्लोबलाइजेशन को खतरे से अधिक हम चुनौती मान सकते हैं। एक समय जैसे कॉलोनियलिज्म था, इंपीरियलिज्म था, तो ये एक्सटर्नल थ्रेट, फॉरेन इन्वेजन, ये एक पूर्ण रूप से खतरा की तरह है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है ये एक चैलेंज है, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्रीयता के सामने बहुत सारी चुनौतियां पैदा होती हैं। कैन स्ट्रेंथन नेशनल आइडेंटिटी बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रेसिस्टेंस। तो जो चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों का सामना करना होगा। सामना कैसे करेंगे? कलेक्टिव रेसिस्टेंस एंड सॉलिडरिटी अगेंस्ट परसीव्ड एडवर्सरीज। तो जो परसीव्ड एडवर्सरीज हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि हमें जो प्रतिरोध करना है, बाहरी चुनौतियों का सामना करना है, तो इसके लिए ये एक तरह से एकजुटता की भावना को बढ़ावा देगा। तो एकजुटता की भावना राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगी। कोई भी कथित विरोधी हो, उसके प्रति बाहरी चुनौतियों के सामने करने का जो अनुभव होता है, राष्ट्रीय गौरव, एकता, ये मजबूत करती है किसी भी देश को, रिइंफोर्स करती है नेशनल प्राइड को, यूनिटी को एंड रेसिलेंस को मजबूत करती है। सोशल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, तो हम देखते हैं कि सोशल कोहेजन और इंटीग्रेशन, तो सोशल कोहेजन कहते हैं कि समाज में जो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं उनके बीच कैसे सामंजस्य बन रहा है, वो एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की प्रवृत्ति क्या है, और इंटीग्रेशन में उनमें एकता आ कैसे रही है। तो उनका सामंजस्य, एक दूसरे से एडजस्ट कर लेना, कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, एकता के सूत्र में बंध जाना। तो सोशल फैक्टर्स सच एज सोशल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशन, मूवमेंट्स, ये सब क्या है कि एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये सारे नेशनल आइडेंटिटी जो है, सोशल कोहेजन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, फोस्टरिंग सोशल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन। उसी तरह से जो शेयर्ड नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, सोशल बॉन्ड हैं, हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सॉलिडरिटी अमंग डाइवर्स ग्रुप। अब समाज में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं, तो ये जो डाइवर्स विभिन्न समूह हैं, जो विभिन्न ग्रुप हैं, उनके बीच अपनेपन की भावना जब पैदा होती है, जब अपनेपन की भावना पैदा होगी तो एकजुटता की भी भावना पैदा होगी। और ये एकजुटता की भावना कैसे पैदा होगी? इन्हीं सब कॉमन जो स्टैंडर्ड होते हैं, कॉमन वैल्यूज होते हैं, कॉमन नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे सोशल कोहेजन होते हैं, ये एकजुटता की भावना को पैदा करने में मदद करते हैं और ये राष्ट्रीय पहचान के विकास में योगदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल मिला के राष्ट्रीय पहचान का जो निर्माण है, यहाँ पर जो दो मुख्य बातें हैं, ये कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है।
जहां जब कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी कि इसमें जटिलताएं हैं, डायनेमिक है कि समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, अपने आप को ढालता रहता है, इतिहास काल से लेकर और भविष्य में भी इसमें, इसके संदर्भ में परिवर्तन होगा, कई कारक जुड़े होंगे, अलग अलग ऐतिहासिक अवधियों में भिन्न भिन्न होंगे। इसी को बताया है कि across different context and historical periods they collectively contribute to the construction of a sense of shared identity। अब इसी प्रश्न के जवाब में हम और गहराई से जाएंगे, तो जैसे एज जो है उन्होंने 7 फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी में, उसके बारे में बतलाया गया है। यानी एक विचारक के विचार को यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। जो हैस हैं वो क्या बतलाते हैं अपने 7 फैक्टर्स में? पहला बतलाते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड मिथ। तो हिस्टोरिकल नैरेटिव की बात हमने पहले भी की थी। अब इनके संदर्भ में जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल नैरेटिव्स का मतलब, अगर हम जाएं अपने देश की बात करें, तो हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम अपने देश के इतिहास में जाएं और इतिहास के उन महान व्याख्यानों को, आख्यानों को, उन घटनाक्रमों को याद करें जिससे हमारे देश की महानता का परिचय मिलता है। हम सिकंदर के आक्रमण, जहां सिकंदर विश्व विजय के अभियान को निकलता है और भारत में आकर उसकी पराजय होती है, और इस तरह से हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर सकते हैं, हम हर्षवर्धन की बात कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक आख्यान हैं जो हमें जोड़ते हैं, तो ये, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, जहां हम सुभाष चंद्र बोस की बात कर सकते हैं, हम विवेकानंद की बात कर सकते हैं जिन्होंने पूरे विश्व धर्म संसद में भारत को जिस तरह से ख्याति दिलाई, हम अंबेडकर की बात कर सकते हैं, गांधी की बात कर सकते हैं। ये सारे जो हैं, जो हमें सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड मिथ प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी बाय प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, शेयर्ड हेरिटेज एंड कलेक्टिव मेमोरी। ये हम सब के लिए कलेक्टिव मेमोरी के सेंस में हमारे लिए प्राउड होता है। हम सब इन घटनाओं से जुड़ते हैं, उसको अपना प्राउड मानते हैं, उन ऐतिहासिक व्याख्यानों मिथ्स को याद करते हैं, अपने देश की पहचान को इनके द्वारा बतलाते हैं। जो की इवेंट्स हैं, जो हीरोज हैं, कल्चरल अचीवमेंट है, जो रिन्फोर्स द आइडिया ऑफ अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। अगर हम अपने ऐतिहासिक व्याख्यानों में कहें कि जीरो का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ है, तो हम प्राउड फील करते हैं। हमारे हीरो है, अगर आर्यभट्ट ने कुछ योगदान दिया है पूरे विश्व को, आज भी उससे कुछ फायदा हो रहा है, तो वो हमारे हीरो हैं। वो कल्चरल अचीवमेंट हमारा एक अचीवमेंट है और हम सब उसमें प्राउड फील करते हैं, तो ये हमारे में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है। उसी तरह लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, इसको हमने अभी अभी देखा है। तो उसी बातों को यहाँ पर फिर से बतलाया गया है कि भाषा किसी राष्ट्र के भीतर जो है कम्युनिकेट करने के लिए, जो कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए सबसे प्राइमरी मीडियम होता है। तो एक सामान्य भाषा या भाषा का जो हेरिटेज होता है वो एकता की भावना को बढ़ाता है, सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है। एजुकेशन है, सोशलाइजेशन है, यानी कि ऐतिहासिक आख्यान, समाजीकरण, स्कूल विद्यालय किस तरह से योगदान देते हैं आइडेंटिटी को बढ़ाने में। उसके बाद कल्चरल सिंबल एंड रिचुअल है, जिसमें हम यहाँ देखते हैं नेशनल फ्लैग, एंथम, हॉलीडे सेरेमनीज एंड अदर सिंबॉलिक एक्सप्रेशन सर्व टू यूनाइट पीपुल। तो ये हमें याद रखना है कि ये सब यूनाइट करने का काम करते हैं। उसी तरह से शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज, शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज में जो राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में युद्ध या हमारी जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, एक इवेंट्स जो होता है, जो एक राष्ट्र से रिलेटेड होता है, वॉर हो, रिवॉल्यूशन हो, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो, ये भी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, सेंस ऑफ यूनिटी पैदा करता है, हमारे नेशनल कॉन्सेंसनेस को बढ़ाता है। टेरिटरी है, बाउंड्रीज है, बाहरी खतरे, दुश्मन, ये 7 कारक जो है ये हाइस के अनुसार हैं। उसके बाद हम इसी में और आगे जाएंगे, तो इसी बात को और थोड़ा समझते हैं, नेशनल आइडेंटिटी को ही। नेशनलिज्म कैपेसिटी टू प्रोवाइड आइडेंटिटी फॉर इंडिविजुअल हु कॉन्शियसली फॉर्म ए ग्रुप बेस्ड ऑन अ कॉमन पास्ट। यानी कि आइडेंटिटी क्या हुआ? उन व्यक्तियों को पहचान प्रदान करने की क्षमता जो सचेत रूप से एक
सामान्य ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन पास्ट कल्चर, सब अपने कल्चर को, एक कॉमन पास्ट कल्चर जो बीता हुआ कल्चर है, बीता हुआ पास्ट है, कल्चर है। अटैचमेंट टू अ कंक्रीट टेरिटरी इज सिग्निफिकेंट एंड मल्टी फेसेट, इसमें है कि शेयर्ड आइडेंटिटी। तो ये करीब करीब उन्हीं बातों को जो है हम देख रहे हैं कि अटैचमेंट टू टेरिटरी है, कलेक्टिव मेमोरी है। जितना हम समझ चुके हैं अभी पॉइंट्स उतना इनफ है, उसके बाद हमें इसको और समझने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू अ नेशनल आइडेंटिटी, इतने पॉइंट से कवर हो जाता है। तो इसका जो नोट्स होगा वो हिंदी और अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। हम अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है, इन्यूमरेट द वेरियस थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब राष्ट्रवाद के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उसमें पेरिनियल थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, तो मौलिकवादी सिद्धांत। अब ये पेरिनियल जब वर्ड हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमेशा एक जैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वो यही था कि वेरियस थ्योरीज, तो पेरिनियल थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म क्या करता है? राष्ट्रवाद मानव समाज का एक टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब जिसको समय में बांधा नहीं जा सकता, जो समय से परे है, एंड इंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब ये मानव समाज का एक अस्थाई पहलू है, जो मानव स्वभाव, रूटेड इन फंडामेंटल ह्यूमन नेचर, यानी ह्यूमन नेचर में रूटेड है, मानव स्वभाव में ही है, ये निहित है। और कहाँ निहित है? एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, इन्हीं सबके मूलभूत पहलुओं में जो निहित है। तो ये बतलाता है, राष्ट्रवाद का जो मौलिकवादी सिद्धांत है, पेनियल थ्योरी है, वो ये बतलाता है कि जो राष्ट्रवाद है वो एक अस्थाई पहलू है, जो मानव के स्वभाव, ह्यूमन नेचर, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, उसके मूलभूत पहलुओं में निहित है। ये सिद्धांत, these theories emphasizes the perennial nature of nationalism, arguing that it has existed throughout history, मतलब हमेशा इतिहास में, पूरे इतिहास में यह अस्तित्व में रहा है, और भविष्य में भी जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स जो होंगे फ्यूचर में, उसमें भी ये भविष्य को आकार देता रहेगा। मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है वो पहले भी रहा है और आने वाले भविष्य में भी ये रहेगा। और जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स होंगे, राजनीति के क्षेत्र में जो भी गतिशीलताएं होंगी, जो भी परिवर्तन होंगे, इसको प्रभावित करता रहेगा। हालांकि जो मौलिकवादी सिद्धांत है उसमें कई विभिन्नताएं हैं, बट कुछ कॉमन थीम है। अब वो कॉमन थीम क्या, यानी कि अगर हम इसको ब्लॉक में जाकर एक बार देखें तो हमें यहाँ स्पष्ट होगा, यहाँ देख लेना उचित रहता है। इससे हम समझते हैं कि किस तरह से ये बतलाया जा रहा है। तो ये पेरिनियल थ्योरीज में दो पार्ट हो जाता है, प्राइमोर्डियलिस्ट और सोशियो बायोलॉजिकल। उसके बाद दूसरा आता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज, जिसमें फिर अलग अलग पार्ट हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है कि पेरिनियल थ्योरीज क्या है। अमोंग द पेरिनियल थ्योरीज वी कैन रेफर टू द प्राइमोर्डियल एंड सोशल, तो इसी को हम यहाँ समझ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि प्राइमोर्डियलिज्म इज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। तो हम जो देख रहे हैं कि जो मौलिकवादी सिद्धांत है वो उसके अंतर्गत आता है सबसे पहले प्राइमोर्डियलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं आदिम राष्ट्रवाद। आदिम का मतलब जब मनुष्य के एकदम पहले वाली स्थिति, जिसे कहते हैं आदिम काल, प्राइमोर्डियल, जब मनुष्य अभी विकास के क्रम में बहुत निम्न स्तर पर है, उस समय। तो उस समय कैसा राष्ट्रवाद था, उस समय राष्ट्र की भावना कैसी थी? अभी तो हम राष्ट्रवाद समझ रहे हैं कि देश है हमारा, हम इस देश पे मरते हैं। तो उस समय की स्थिति के लिए ये विचार है कि आदिमवाद या आदिम राष्ट्रवाद के अध्ययन में is a theoretical perspective in the study of nationalism that emphasizes the idea that nation and national identities are primordial or inherent aspect of human existence। ये कहता है कि जो नेशन
एक राष्ट्र या राष्ट्र संबंधित जो भावनाएं होती हैं कि हमारा ये पहचान है, हम इस राष्ट्र के हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में बताया था कि ये तो ट्राइबल सोसाइटी, जब मनुष्य ट्राइबल सोसाइटी में रहता था उसी समय उसको अपनी उस ग्रुप में रहने, ग्रुप से जुड़े रहने और अपने ग्रुप को श्रेष्ठ मानने की जो एक मौलिक प्रवृत्ति थी, उसी से तो राष्ट्र का उदय हो रहा है। तो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इनहेरेंट एस्पेक्ट है, रूटेड इन डीप सीटेड नेचुरल एंड अनचेंजिंग बॉन्ड्स अमंग इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो बॉन्ड बनाता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ। हर आदमी दूसरे से जुड़ा रहता है, ग्रुप के अंदर सभी लोग जुड़े रहते हैं और वो बदलता नहीं है। इस तरह का जो बॉन्ड है आपस में, जो एक सुरक्षा के लिए भी जरूरी था पहले, अपनी समृद्धि के लिए भी जरूरी था, तो वो जो बॉन्ड है वो जो है, तो शुरू से ही ये ऐसा रहा है। दिस पर्सपेक्टिव व्यू नेशनलिज्म एज ए टाइमलेस phenomenon with nation perceived as organic entity that have existed since time immemorial। कहने का मतलब है कि ये जो परिप्रेक्ष्य है राष्ट्रवाद को एक ऐसी कालातीत समय से कोई मतलब नहीं है, कालातीत घटना है, ऐसा देखता है जैसे राष्ट्र अनादिकाल से ही अस्तित्व में है। जब से मनुष्य है, मनुष्य ने ग्रुप में रहा, ट्राइबल सोसाइटी में रहा, और उस समय से राष्ट्र को माना जा सकता है कि वो अस्तित्व में रहा है, एक जैविक संस्था, एक ऑर्गेनिक इंटिटीज के रूप में। ऑर्गेनिक इंटिटीज जो बढ़ता है, जो फलता है, फूलता है, जिसके अंग होते हैं। तो अब आदिमवाद के प्रमुख पहलू की एस्पेक्ट ऑफ प्राइमोर्डियलिज्म को समझते हैं। थोड़ा सा इसको धीरे धीरे आसानी से समझेंगे, इसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ नेशन। एसेंशियल का मतलब होता है कि हम मानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। ऐसा दृष्टिकोण नेशन का, नेशन बहुत ही एसेंशियल है, ऐसा मानने वाला जो व्यू है, इसकी एस्पेक्ट को हम समझते हैं। इसमें है कि जो प्राइमोर्डियलिज्म वाली थ्योरी है, ये कहती है, posits an essentialist view of nation, यानी अनिवार्यवादी दृष्टिकोण। अनिवार्यवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि राष्ट्रों में अंतर्निहित जो भी है, नेशन पोजेसेस इनहेरेंट एंड इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय है, ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनकी पहचान को परिभाषित करती हैं। Immutable characteristics that define their identity. These characteristics may include shared ancestry, एंसेस्ट्री शेयर्ड है, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और टेरिटरी। शेयर्ड का मतलब साझा, हमारी भी वंशावली कहीं ना कहीं उससे मिल रही है, हमारी भाषा या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे क्षेत्र उससे मिल रहे हैं, उसके साथ शामिल है। तो इस तरह की भावना जो है, ये हो गया एसेंशियलिस्ट व्यू। तो अकॉर्डिंग टू प्राइमोर्डियलिस्ट, नेशन आर नॉट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट और प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंटिंजेंसीज। आदिमवादियों के अनुसार राष्ट्र कृत्रिम निर्माण या ऐतिहासिक आकस्मिकता। प्राइमोर्डियलिस्ट, नेशन आर नॉट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट और प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज का मतलब होते हैं कोई अकस्मात जो विशेषावस्था में हमें चाहिए कभी भी। तो राष्ट्र जो है, ऐसा नहीं है कि उसको, वो नेचुरल है, वो कुछ विशेष तरीके से बनाया नहीं गया है कि हमें इसकी जरूरत है, वो नेचुरल एक टेंडेंसी है। या ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी कुछ ऐसी आकस्मिकता आ गई, जरूरत आ गई, तो राष्ट्र को निर्माण करना पड़ा, राष्ट्र का जो कंसेप्ट है उसको लाना पड़ा। वो नेचुरल है, नेचुरल इंटिटी है, खुद ही है। मतलब कोई विशेष जरूरत, मनुष्य कभी भी पहली बार चला तो किसी विशेष जरूरत से नहीं चला, वो नेचुरल है कि वो मनुष्य है, वो तो वो चलेगा। तो ये बात है, इसको यहाँ पर ये बताया गया है कि दैट इमर्ज फ्रॉम द कॉमन बॉन्ड्स एंड एफिलिएशन ऑफ देयर मेंबर। माने मनुष्य है तो उनके बीच में कॉमन कॉमन बॉन्ड बनेगा, उनके बीच में एक एफिलिएशन होगा उनके मेंबर्स के साथ। तो इसी से राष्ट्र उभरता है, राष्ट्र के विचार उभरते हैं। डीप रूटेड अटैचमेंट, आदिमवाद जो है ये बतलाता है, इस बात पर बल देता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डीप रूटेड। डीप रूटेड का मतलब जो एकदम गहरा, गहरे लगाव की बात करता है। अटैचमेंट, एक ऐसा अटैचमेंट जो बहुत ही गहरा है। एंड लॉयलिटी अमंग इंडिविजुअल टू देयर इथनिक, कल्चरल और लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो जो लोग होते हैं ना, उनके आपस के बीच एक जातीय आधार पर, सांस्कृतिक या भाषाई आधार पर जो उनका जो समूह होता है, उससे गहरा लगाव, और जब वो समूह है, उसके प्रति जो वफादारी है, यह नेचुरल टेंडेंसी रही है ट्राइबल
जो एग्जिस्टेंस जहां से शुरू हुआ, तो वो अपने उस अस्तित्व को बचाने पर जोर देता है कि मेरा एक लैंग्वेज है, हमारा एक ग्रुप है, तो मेरा जो अस्तित्व है वो बना रहे। मेरी एक संस्कृति है, इस संस्कृति का जो अस्तित्व है वो बना रहे। हमारा एक भाषाई समूह है, उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे। तो ये जो लगाव है, ये जो आपस में जुड़ाव है, इन लगावों को जो है साझा वंश। अब दीज अटैचमेंट्स आर सीन एज इनेट एंड इंड्यूरिंग। इनेट एंड इंड्यूरिंग मतलब ये जन्मजात हैं और इनको अस्थायी रूप से देखा जाता है, जो शेयर्ड एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन और अदर प्री मॉडर्न बॉन्ड। तो अब क्या है कि भाषा, धर्म या अन्य ये जो आधुनिक बंधन से पूर्व जो बंधन है, उनसे उत्पन्न होने वाले जन्मजात और अस्थायी के रूप में देखा जाता है। These attachment are seen as innate and enduring, stemming from the shared ancestry, language, religion और other pre-modern bond। प्री मॉडर्न का मतलब जो हम आधुनिक समाज में या आधुनिक रूप से जिस तरह से जुड़ाव देखते हैं, या आधुनिक काल में जिस तरह से राष्ट्र का निर्माण देखते हैं, उससे पहले की बात है कि ये जो अटैचमेंट था वो एकदम अस्थाई था। इंड्योरिंग का मतलब होता है जो जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता है, जो लंबा टिकने वाला। और इनेट का मतलब होता है कि जो शुरुआत से ही रहा हो। तो इस तरह का ये अटैचमेंट है। वो शेयर्ड एंसेस्ट्री, मैंने मेरी एंसेस्टर, तुम्हारे एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर, कहीं ना कहीं आपस में हम कुछ शेयर करते हैं, आपस में हम लैंग्वेज शेयर करते हैं, रिलीजन शेयर करते हैं। इस तरह हमारे बीच जो बंधन बनता है, तो इस बंधन की ये पैदाइश है, ये राष्ट्र जो है। The proponents of primordialism argue that these attachment form the basis of national identity। इसी आइडेंटिटी की बात करता है, ये जो अटैचमेंट है यही बेसिस है नेशनल आइडेंटिटी का, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये यहाँ पर इसको बताया गया। मिथ ऑफ कॉमन descent। तो central to primordialist thinking is the idea of a myth of common descent। myth of common descent का मतलब होता है कि हमारा वंश, हमारे जो आपस में जो संबंध हैं, हमारा वंश एक ही है, सामान्य वंश है, कि जो हम राष्ट्र के सदस्य हैं, हमारा एक साझा वंश है। हम इसमें विश्वास करते हैं कि इतिहास में हम एक ही वंशावली के रहने वाले हैं। विच posit that members of a nation share a belief in a shared ancestry or lineage। हमारी ancestry या हमारी lineage जो है वो एक विश्वास है जो हम साझा करते हैं, कि ये रिश्तेदारी जो है, ये अपनेपन की जो भावना है, इसको ये मजबूत करता है कि हमारी वंशावली कहीं ना कहीं एक ही है, हम सबके परदादा कहीं ना कहीं एक ही हैं। यही करता है reinforce a sense of kinship and belonging among members of the nation regardless of the historical accuracy of the claim। अब इसमें क्लेम में कोई एक्यूरेसी हो या ना हो, इस क्लेम या इस मिथ को, इस मिथक ऑफ कॉमन डिसेंट इज ऑफन इन्वोक्ड एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल होता है नेशनल आइडेंटिटी का, प्रोवाइडिंग अ नैरेटिव ऑफ शेयर्ड हेरिटेज एंड कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशन। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है कि सभी राष्ट्र के जो सदस्य हैं, इनके बीच कॉमन रिश्तेदारी है, अपनेपन की भावना है, हम एक ही वंश, सामान्य वंश से जुड़े हुए हैं। कभी हम एक ही ट्राइबल, एक ही परिवार से जुड़े थे, धीरे धीरे हम इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आदिम वाली जो थ्योरी है, इसके साथ ये सारे पॉइंट्स जुड़े होते हैं। इथनिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक रूपता, चाहे इथनिक जातीय रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो। तो ये जो आदिम थ्योरी है, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, ये जो जातीय या सांस्कृतिक एकरूपता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको इस पर बल देती है, एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ इथनिक और कल्चरल होमोजेनिटी पर बल देती है। क्योंकि राष्ट्रों को एक ऐसे संस्था के रूप में माना जाता है जो आपस में, जहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं, शेयर करते हैं, एक ही जैसे इथनिसिटी को, कल्चर को, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। तो इनकी जो अपनी एक डिजायर फॉर होमोजेनिटी इज सीन एज ए नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सोशलिटी। हम सभी एक ही है, रिफ्लेक्टिंग ए प्राइमोर्डियल टेंडेंसी टू एसोसिएट विद दोज हु आर परसीव्ड एज सिमिलर और फेमिलियर। जो अपनापन में एक सिमिलरिटी और फेमिलिटी की भावना होती है ना, ये आपस में एकजुटता को बढ़ावा देती है।
रेसिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का विरोध। तो प्राइमोडलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफन डाउन प्ले द रोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के रोल को, मतलब आधुनिकीकरण के रोल को डाउन प्ले करते हैं, मतलब ये उसको जो है भूमिका को कम करना चाहते हैं। आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, ये चिंतनीय होता है, ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंज, क्योंकि इससे नेशनल आइडेंटिटी पे फर्क पड़ता है। Instead, they emphasize the enduring nature of national sentiment and identities which are believed to transcend historical and social transformation। तो वो इन बातों पर जल बल देंगे, वे राष्ट्रीय भावनाओं पर बल देंगे, ऐसी राष्ट्रीय भावनाओं पर जो कि उस राष्ट्र से के साथ जो उनकी जो पहचान है उसको अस्थाई बनाएं, उसको अस्थाई बनाने की प्रकृति से जुड़े रहें, जो सामाजिक परिवर्तनों से परे हैं, समाज में परिवर्तन हो रहा है उससे परे जो उनको एक बॉन्ड जोड़ता है उस पर ज्यादा वो जोर देंगे। अकॉर्डिंग टू प्राइम मॉडलिस्ट, नेशन एंड नेशनल आइडेंटिटीज परसिस्ट ओवर टाइम, रिमेनिंग रिलेटिवली अनचेंज डिस्पाइट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और इंटरनल डेवलपमेंट्स। तो ये प्राइम मॉडलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है और राष्ट्र के साथ जो हमारी जो पहचान है वो समय के बंधन में नहीं है, ये अभी है कल नहीं रहेगा, और ये हमेशा एक जैसा रहेगा, नहीं बदलने वाला रहेगा। जो हमारा जितना जुड़ाव है, जितना हमें अपने राष्ट्र पर प्राउड है, जितना हम उससे अपने आप को अटैच्ड महसूस करते हैं, वो चेंज नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी बाहरी इन्फ्लुएंस आ जाए, ग्लोबलाइजेशन आ जाए। ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं जिस तरह से बाउंड्रीज जो है, नेशनल बाउंड्रीज, उसका जो एक वैल्यू है वो कम हो जाता है। सामान हो वो पूरे विश्व में कहीं भी आ जा रहे हैं, लोग हैं वो पूरे विश्व में आ जा रहे हैं, बस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नेशनलिज्म की भावना कम नहीं होगी, इस तरह के थ्योरी में ये माना जाता है। क्रिटिक एंड कंट्रोवर्सी, आलोचनाएं और विवाद क्या है इस थ्योरी के। वो कहते हैं कि प्राइमोर्डियलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एसेंशियलिस्ट एंड डिटरमिनिस्टिक व्यू ऑफ नेशनलिज्म। एसेंशियलिस्ट का मतलब ऐसा ही हो अनिवार्य रूप से, एंड डिटरमिनिस्टिक मतलब नियतिवादी दृष्टिकोण। जो डिटरमिनिस्टिक व्यू है नेशनलिज्म का, विच नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ हिस्टोरिकल कंटिजेंसी, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल डायनामिज्म इन शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी। अब हम डिटरमिनिस्टिक, तो इसको परिभाषित करते हैं, तो ये है रिलेटिंग टू द फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन दैट ऑल इवेंट्स including human action are ultimately determined by causes regarded as external to the will। जैसे किसी ने कुछ सोचा कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो जो भी सोचा वो नहीं होगा, होगा वही जो राम रुचि रखा। तो ये इस तरह की जो डिटरमिनिस्टिक व्यू होता है, नियतिवाद होता है, नियति के अनुसार ही होगा। तो वही इसके क्रिटिसिज्म में है कि प्राइमोर्डियलिज्म हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट एसेंशियलिस्ट, अनिवार्य रूप से, और नियतिवादी व्यू ऑफ नेशनलिज्म विच नेग्लेक्ट्स द रोल ऑफ हिस्टोरिकल कंटिजेंसी। यानी इतिहास में भी कुछ ऐसी जरूरतें थी आकस्मिक जिसने भी रोल प्ले किया, जो पॉलिटिकल प्रोसेस था समय के साथ, जिस तरह से राजनीतिक जरूरतें थी, राजनीतिक घटनाक्रम हुए, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हुए, उसका भी रोल था। एंड सोशल डायनामिक्स, समाज में जो परिवर्तन हुए, ये इन्होंने भी नेशनल आइडेंटिटीज को अपनी रूपरेखा देने में, नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने में रोल प्ले किया है। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो कंट्रोवर्सी है प्राइमोर्डियलिज्म के साथ जुड़ी हुई, वो इस बात को बतलाती है। फिर कहते हैं क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द प्राइमोर्डियलिज्म टेंड्स टू ओवर सिंप्लीफाई the complexities of nationalism and overlook the way in which national identities are constructed। मतलब जटिलताओं को, बहुत जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको बहुत सरल बना दिया है, और उन तरीकों को नजरअंदाज कर देता है, वैल्यू नहीं देता है। और जो तरीके हैं और जो रोल जिन्होंने और प्ले किए हैं नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में, राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में, वो उनको छोड़ दिया गया है इस व्यू में। तो ओवरऑल प्राइमोर्डियलिज्म ऑफर ए पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव, एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म पे, जो इस बात पर जोर देता है कि डीप रूटेड एसेंशियलिस्ट नेचर ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड द एंड्योरिंग बॉन्ड्स दैट यूनाइट इंडिविजुअल्स विद इन द नेशन। कुल मिलाकर जो है ये एक विशेष परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहा है, जो जो नेशनल आइडेंटिटी की गहरी जड़ें हैं
उसको राष्ट्रों के भीतर व्यक्तियों को एकजुट करने वाले अस्थायी बंधनों पर ये जोर देता है। राष्ट्रवाद के भावनात्मक मनोवैज्ञानिक जो आयाम है उसमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, जो पेरेनियल थ्योरी का ही पार्ट बी है, ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म। तो सोशियो बायोलॉजिकल, सोशियो सामाजिक, बायोलॉजिकल, इसको सामाजिक जैव सिद्धांत, सामाजिक जैविक सिद्धांत भी कहते हैं। ये क्या करता है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड परसिस्टेंस ऑफ नेशनलिज्म थ्रू लेंस ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यहाँ पर मुख्य रूप से जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के संदर्भ में इनके माध्यम से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और दृढ़ता को समझने का प्रयास किया जाता है इस सिद्धांत में। कैसे किया जाता है देखते हैं। These theories suggest that human social behavior, ये किसी भी आदमी का सोशल बिहेवियर है, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेशन एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, ये क्या है? इन्फ्लुएंस है किससे? बायोलॉजी से, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल फैक्टर्स। तो ये बायोलॉजी और जेनेटिकल फैक्टर्स की बात करता है कि जो नेशनल सेंटिमेंट है, जो नेशन के फॉर्मेशन का जो सोशल बिहेवियर होता है, या आपस में जो एक नेशन की सेंस आती है, ये सब इन्फ्लुएंस है जेनेटिक फैक्टर से। तो क्या है इसका की एलिमेंट सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म का? जो की एलिमेंट्स है वो है इनेट सोशल इंस्टिंक्ट। तो सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी वाले जो हैं पोजिट दैट ह्यूमन पोजेसेस इनेट सोशल इंस्टिंक्ट, यानी कि जन्मजात जो है आनुवांशिक कारण जो है उसके बतलाते हैं कि जन्मजात सामाजिक प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? सामाजिक समूह बनाने का, दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए वो प्रेरित करती है। डीएनए में ही है, बायोलॉजी में ही है। सामाजिक समूह बनाएंगे, दूसरों के साथ सहयोग करेंगे, इसके लिए एक प्रेरणा आती है अंदर से, जिस जो एक दूसरे को के साथ जुड़ती है, ग्रुप बनता है, कॉपरेशन होता है, जो रिलेटेड है, सिमिलर है। वो जो टेंडेंसी जो अंदर से आ रही है, बायोलॉजिकल डीएनए वाली टेंडेंसी है, वो जोड़ती है जो जो सिमिलर होते हैं आप आपस में। सिमिलर का मतलब जो सिमिलरिटी, चाहे वंश के आधार पर हो, भाषा के आधार पे हो, संस्कृति के आधार पे हो, तो आपस में एक जुड़ाव महसूस होता है। who are perceived as similar related, these instincts are evolved over millennia to promote survival and reproductive success in ancestral environment। अब बायोलॉजी की बात है तो रिप्रोडक्शन की बात होगी कि जो बायोलॉजिकल या डीएनए का जो एक अंदर से जो इनेट टेंडेंसी है, वो एक को हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, तो यानी प्रजनन की सफलता, ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस एक बायोलॉजिकल नीड है। तो उसके चलते जो है ये प्रवृत्ति लाखों सहस्त्राब्दियों में, मिलेनिया का मतलब 1 मिलियन, 10 लाख, तो इतने जो समय है मनुष्य का जो काल रहा है, इतने बड़े काल में ये विकसित हुई है। किन सेलेक्शन, तो किन का मतलब से परिजन, किथ एंड किन, किन भाई बंधु। किन selection theory, a concept from evolutionary biology, suggests that individuals are more likely to cooperate with and sacrifice for relatives। यहाँ relatives किसके साथ ज्यादा cooperate करते हैं या जिन किन के लिए sacrifice कर सकते हैं? जो relatives होंगे, जो who share their genes, जहाँ जीन शेयर है, मतलब आपस में जीन का कुछ ना कुछ मैचिंग है। मेरा जीन और उसके जीन में कुछ समानता है, कहीं ना कहीं वंशावली एक है, तो वो बायोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि वहां पर वो कॉपरेट करेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज of nationalism extend this idea to argue that nationalism is rooted in a sense of kinship and genetic relatedness among members of same nation। जेनेटिकली सब लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो नेशन की भावना प्रबल होती है, राष्ट्र बनता है। राष्ट्र में सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करके एकता की भावना में रहते हैं। जीन ही जुड़ा हुआ है, परिजन जो हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अस्थाई साथी सदस्य हैं। उसके बाद है कि फेवरेटिज्म इन ग्रुप फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्षपात। तो सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज प्रपोजेस दैट ह्यूमन हैव इवॉल्व्ड अ टेंडेंसी टू फेवर मेंबर ऑफ देयर ओन ग्रुप। अपने ग्रुप के लोग हैं उनको जो है फेवर करेंगे, और इन ग्रुप, ऑन ग्रुप के हों, इन ग्रुप के हों, बजाय किसके? ओवर मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप, जो दूसरे ग्रुप के हैं, समूह के बाहर। हमारा जो समूह है, हमारा जो ग्रुप है, हमारे जो समूह के लोग हैं, उनके साथ
उन सदस्यों के साथ उनका पक्ष लेने की एक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। बायोलॉजिकली सामाजिक जैविक सिद्धांत ये कहता है कि इससे क्या एक ग्रुप पक्षपात की एक भावना रहती है कि हमारे जो ग्रुप के साथ लोग हैं उनके साथ सहयोग करना है, उनके साथ हमें एकजुट होकर एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए रहना है। तो इसकी जो भावना, इसी ने एक तंत्र विकसित कर दिया, इसी ने जो कॉपरेशन था, इसी मैकेनिज्म ने जो इवॉल्व होते होते नेशनलिज्म का रूप लिया। कैन बी सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ, तो जो नेशनलिज्म है वो इसी का एक एक्सप्रेशन है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म का विथ इंडिविजुअल आइडेंटिफाइंग स्ट्रांगली विद देयर ओन ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ जो स्ट्रांगली आइडेंटिफाई होते हैं मेंबर्स ऑफ अदर नेशन एज आउटसाइडर। तो वही भावना आज भी है, दूसरे नेशन के लोग आउटसाइडर लगते हैं, अपने वाले सब जुड़ाव महसूस करते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकासवाद, धीरे धीरे से विकास हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि बंदर से इंसान, इवोल्यूशन स्ट्रेटजी इवोल्यूशनरी। सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरीज सजेस्ट दैट नेशनलिज्म मे हैव इवॉल्व्ड एज एन एडेप्टिव स्ट्रेटजी टू एनहांस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर किन ग्रुप। यानी कि जो सामाजिक जैविक सिद्धांत हो ये मानता है कि जो नेशनलिज्म हम देख रहे हैं ना, ये भी इवॉल्व हुआ है। व्यक्ति अपने परिवार में था, फिर अपने ग्रुप में रहा। अपने परिवार और ग्रुप में इसलिए रहा क्योंकि उसको अपना अस्तित्व, अपनी सुरक्षा और अपने प्रजनन संबंधी जरूरता और उसकी सफलता, जो एक ह्यूमन बायोलॉजिकल टेंडेंसी थी रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, तो उसको बढ़ाने के लिए एक रणनीति थी उसकी। तो इसी से बढ़ते बढ़ते इवॉल्व होते होते एक राष्ट्र का जो रूप सामने आया, जिसमें कि कॉपरेशन है, सॉलिडरिटी है, म्यूचुअल सपोर्ट है। यही नेशनलिज्म में हैव कन्फर्ड सेलेक्टिव एडवांटेज इन एंसेस्ट्रल इन्वायरमेंट। तो उसी वातावरण में राष्ट्रवाद ने इस तरह से रूप परिवर्तित किया और आज ये रूप लिया है। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड आइडेंटिटी में हैव इमर्ज्ड एज अ वे टू प्रमोट ग्रुप कोहेजन। जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी बना वो इसीलिए ही बना धीरे धीरे कि सब एक दूसरे के समूह में आपस में एकजुटता चाहते थे। टेरिटोरियल डिफेंस, हमारी टेरिटरी है, हमारा क्षेत्र है, हमारा ग्रुप यहाँ रहता है, हमारी सुरक्षा हो। एंड रिसोर्स एक्विजिशन, हम इन सभी चीजों का, प्राकृतिक रिसोर्सेस का, संसाधनों का प्रयोग करते हैं। हम इसको अधिक से अधिक अधिग्रहण करें, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण करें, और हम इसको बढ़ाएं। तो सिर्फ हम, जो ग्रुप था वो सिर्फ अपना ही सोचता था। वो ग्रुप के जो लोग थे वो अपने जो वंशज आधार पर, जो वंश आधार पर जुड़े हुए थे। ये सब भावनाओं ने बढ़ाया नेशनलिज्म को। ग्रुप सिलेक्शन, सम सोशियोबायोलॉजिकल थ्योरीज इन्वोक द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन की अवधारणा में मानता है कि विच posits that traits of behavior that benefit the group as a whole can be favored by natural selection even if they entail cost for individual members। तो जो एक ग्रुप में कई लोग हैं, तो वही ट्रेट, वही लक्षण, वही व्यवहार पसंद किए जाएंगे जो सभी जो ग्रुप के लोग हैं, तो एज अ होल उस ग्रुप के बेनिफिट को बढ़ाते हो, ऐसे ही लक्षण या व्यवहार को सेलेक्ट किया जाएगा, उसी को मान्यता दी जाएगी। तो राष्ट्रवाद में ये एक महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रवाद में समूह महत्वपूर्ण होता है। उस समूह के लिए जो तंत्र होगा, उस समूह के लिए जो सिस्टम होगा, तो वो राष्ट्रवाद के अस्तित्व को बनाता है। नेशनलिज्म में बी सीन एज अ मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप सिलेक्शन promoting the survival and success of nation as a cohesive social unit। survival and success of nation as a cohesive social unit। तो जब तक कोहेसिव नहीं होगा, जो उनका जो एक सामाजिक अस्तित्व है, समूह है, जो उस सफलता को बढ़ावा नहीं देगा, ये भावना नहीं आएगी। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड आइडेंटिटी में have evolved because they confer advantage in competition with other group or nation। अदर ग्रुप और नेशन के साथ जब कंपटीशन होता है तो उससे एक एडवांटेज मिलता है। राष्ट्रवादी भावनाएं और पहचान विकसित होती हैं क्योंकि अन्य समूह राष्ट्रों के साथ जो प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें एक लाभ मिलता है उसको। जो मानव का संगठन है वो उस लाभ से राष्ट्रवाद के रूप में यूनाइटेड रहना चाहता है, अपने ग्रुप के लिए उन्हीं सभी
ट्रेट्स को, उन्हीं सभी लक्षणों को, उन्हीं सभी व्यवहारों को सिलेक्ट करना पसंद करता है जिससे पूरे ग्रुप का कुछ कॉमन लाभ निकल कर सामने आए। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि सोशियो-बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म सजेस्ट दैट nationalist sentiments and identities are rooted in innate social instinct and evolutionary adaptation। इवोल्यूशन जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे अडेप्ट करते जाते हैं इवोल्यूशन के अनुसार से, इसी सब में ये होता है। और ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, सॉलिडिटी को और ग्रुप कोहेजन को, सहयोग एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से हमने, अगर हम ग्रुप में जाकर देखें तो यहाँ सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी और प्राइमोर्डियलिस्ट थ्योरी दोनों हमारी खत्म हो गई है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। 3-4 लगता है पार्ट हो जाएंगे नेशनलिज्म के वीडियो के। तो इसको अभी हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी इन पे जो बातें हैं उनको हम बाद में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।